हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपीएसआई की। इसमें आपका यूपीएसआई मूल विधि, जिसमें आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। भारतीय न्याय संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसमें आपकी क्लास तो आपकी कंप्लीट हो गई, लेकिन आपके ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है, जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, ये हम सॉल्व करेंगे। और अभी तक ये पूछे गए प्रश्न हैं जो आपके आए हुए हैं परीक्षा से संबंधित। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे जो पहले वीडियो हैं, पहले टॉपिक की मूल विधि की, वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो पहला पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता लागू हुई कब? लागू हुई ऑप्शन है 6 अक्टूबर 1860, 6 दिसंबर 1860, 1 जनवरी 1861 और 1 जनवरी 1862। राइट ऑप्शन है 1 जनवरी 1862 से भारतीय दंड संहिता का प्रवर्तन 1 जनवरी 1862 से हुआ। अधिनियम को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को ही मिल गई। भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। ऑप्शन है अपराध की परिभाषा से, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से, संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है बी, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है? ऑप्शन है 12 समुद्री मील, 8 समुद्री मील, 12 मील और 8 मील। राइट ऑप्शन है 12 समुद्री मील तक समुद्र में क्षेत्राधिकार फैला हुआ है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है, अतः भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला है। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक की आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनसरिया से तात्पर्य है। ऑप्शन है आशय, ज्ञान, हेतु, दुराशय। राइट ऑप्शन है डी, दुराशय। अपराध के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, मानव, आपराधिक मन स्थिति या दुराशय, आपराधिक कृत्य तथा, और चौथा है ऐसी कृत्य से मानव अथवा समाज को क्षति कार्य का हेतु अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं? तो कौन से तत्व हैं? तो आपका इंसान द्वारा किए गए कार्य, ये आपका तत्व है। आपराधिक इरादा, कोई अवैध कार्य या चूक, और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना, ये सब अपराध के मूलभूत तत्व हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका। तो राइट ऑप्शन है आपका, तीनों हैं, सिंगापुर, ब्रुनेई और श्रीलंका, तीनों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द होता है, स्त्री शब्द घोतक है, तो वो जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला के लिए स्त्री शब्द होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है, लोक सेवक शब्द की परिभाषा भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा के तहत की गई है। तो वो आपकी धारा है, धारा 21 के तहत की गई है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द व्यक्ति में कोई भी कंपनी या एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय शामिल है, चाहे वह नियमित हो या नहीं, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है धारा 11, धारा 12, धारा 13 और धारा 14। राइट ऑप्शन है धारा 11 में के अंतर्गत ये परिभाषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 226 भाग में व्यक्ति को परिभाषित किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 धारा 11 के समान है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया है? तो भारत को परिभाषित धारा 18 में किया गया है और भारतीय न्याय संहिता में भारत को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय दंड संहिता में 18 धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? ऑप्शन है संज्ञान के, अनुमोदन के, बेईमानी के, कलह के। राइट ऑप्शन है सी, बेईमानी के। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। बीएनएस 2023 की धारा 2 भाग 7 में बेईमानी से को परिभाषित किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 24 के समान है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं? ऑप्शन है धारा 34, धारा 149, धारा 297 और धारा 316। राइट ऑप्शन है ए, धारा 34। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में दिए गए हैं। धारा 149 में सामान्य उद्देश्य तथा 297 में कब्रिस्तानों आदि में अत्याचार एवं धारा 316 में किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करने से संबंधित प्रावधान समाहित है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, धारा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध बात है। तो प्रसिद्ध बात है बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का बात भारतीय दंड संहिता की धारा 34 पर प्रसिद्ध बात है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन है, अपराध की परिभाषा दी गई है। तो अपराध की परिभाषा किस में दी गई है? तो अपराध की परिभाषा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में दी गई है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अपराध की प्रत्यक्ष परिभाषा को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2N में दिया गया है, जिसके अनुसार अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोभ अप्रेरित है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा दंडनीय बना दिया गया, और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगी? ऑप्शन है संपूर्ण भारत पर, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर, भारत के किसी भी भाग पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है भारत के किसी विशिष्ट भाग पर ये स्थानीय विधि लागू होगी। ये भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 42 के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? ऑप्शन है दंड, सामान्य अपवाद, आपराधिक साजिश और बहकाव। राइट ऑप्शन है दंड के संबंध में है। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 दंड से संबंधित प्रावधान करती है। 5 तरह के दंड की व्यवस्था है: मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठोर या सादा कारावास, संपत्ति का समअपहरण तथा जुर्माना। ये 5 तरह की दंड की व्यवस्था है। जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 4 में दंड के विषय में प्रावधान है, जिसमें 6 तरह के दंड की व्यवस्था है: मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कठोर या सादा कारावास, संपत्ति की जब्ती, जुर्माना, और ये 6वां जो जुड़ा है वो है सामुदायिक सेवा। जो बीएनएस धारा 4 आईपीसी की धारा 53 के संभाव है, परंतु धारा 4 में सामुदायिक सेवा को एक नए दंड के रूप में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? तो वो आपके 5: मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास जो 2 भांति का है, कठिन अर्थात कठोर श्रम के साथ, सादा, चौथा है संपत्ति का समर्पण, 5वां है जुर्माना या अर्थदंड। 5 प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है, जबकि धारा 4 में 6 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सजा निर्धारित नहीं है? मृत्यु, आजीवन कारावास, निशान दागना और संपत्ति की जब्ती। तो निशान दागना
ये नहीं है। मृत्यु, आजीवन कारावास, संपत्ति की जब्ती, ये तीनों हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजा की अवधि की समय सीमाओं की गणना में आजीवन कारावास को किसके बराबर माना जाएगा? तो वो आपका 20 वर्ष का कारावास के बराबर माना जाएगा। ये धारा 57 के अंतर्गत सजा की अवधि की समय सीमाओं की गणना में है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपए का जुर्माना थी, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है? तो वो आपका 2 महीने के लिए कैद किया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 67 में जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो का उपबंध है। उपबंध इस प्रकार है, यदि जुर्माने की रकम 50 रुपये तक हो तो कारावास 2 माह तक, या जुर्माने की रकम 100 रुपये तक हो तो कारावास 4 माह तक, और 100 रुपये से अधिक होने पर कारावास 6 माह तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सा सही होगा? पहला है, ए एक छड़ी से जेल को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। और दूसरा है कथन, जब ए जेल को मार रहा है तो बाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर बाई को भी मारता है। ए जेल को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और बाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका निष्कर्ष दूसरा सही होगा, दूसरा आपका सही है। इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, केवल दूसरा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये आपकी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 9 में कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड की अवधि का प्रावधान जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 71 के समान है। तो आपका सी ऑप्शन, केवल दूसरा कथन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में कितने से अधिक नहीं होगा? आपके ऑप्शन हैं, एक समय पर 3 दिन, एक समय पर 7 दिन, एक समय पर 14 दिन और एक समय पर 1 माह। इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, एक समय पर 14 दिन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इसमें आपका भारतीय न्याय संहिता की धारा 11 में एकांत कैद का उपबंध किया गया है जो आईपीसी की धारा 74 के समान है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, एक समय में 14 दिन। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, एक जल्लाद जो मृत्युदंड निष्पादित करता है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत आपराधिक दायित्व से मुक्त है? ऑप्शन है धारा 97, धारा 78, धारा 79 और धारा 80। राइट ऑप्शन है बी, धारा 78। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 16 में न्यायालय के निर्णय या आदेश के निष्पादन में किया गया कार्य का प्रावधान है जो आईपीसी की धारा 78 के समान है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, कानूनी सूक्ति नेसेसिटस पब्लिका एस्ट मेजर क्वाम प्राइवेटा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा आपका, ये आपका 13 नवंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है और इसका अर्थ है सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला है, 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की, फिल्में देखी। एक दिन वह बच्चा बी को जोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। ए ने कोई अपराध नहीं किया है। दूसरा कथन है आपका, क्यू ने पी को बिना बताए क्यू ने पी को बिना बताए
एक नशीला पदार्थ खिला दिया। उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों क्या हो रहा है पी ने आर की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। निष्कर्ष सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। धारा 85 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय अनैच्छिक मत्ता के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह है कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। अतः निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 डॉली इन केपेक्स के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है अपराध करने में असमर्थ। धारा 20 7 वर्ष से कम आयु के बालक के कार्य को आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त करती है। धारा आईपीसी की धारा 82 के समान है तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 23 अनैच्छिक मत्ता का प्रावधान करती है, जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 85 के समान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? ऑप्शन है आर बनाम डडले एंड स्टीफन, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोजिक्यूशन बनाम बियर्ड, मैकनॉटन का वाद और आर बनाम गोविंदा। तो राइट ऑप्शन है सी मैकनॉटन का वाद। मैकनॉटन 1843 का वाद उन्मत्तता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस केस में अस्वस्थ मन का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? ऑप्शन है मैकनॉटन केस, आरवी प्रिंस केस, आरवी डडले और स्टीफन केस, बी गोविंदा। राइट ऑप्शन है ए मैकनॉटन केस। ये आपका 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मत्ता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो वो आपकी धारा 85 है। अभी हमने ऊपर पढ़ी, धारा 85 में अनैच्छिक मत्ता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? पहला है ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा से बी को बुरी तरह घायल कर देता है, इन्हें अपराध किया है। दूसरा है पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ले ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह न समझकर कि उसके हाथों क्या हो रहा है पी ने क्यू की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष सही है? तो इसमें आपका 1 और 2 दोनों ही नहीं सही हैं, दोनों आपके गलत हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, दोनों आपके गलत हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 25 में सम्मति से किया गया कार्य जिसे मृत्यु या घोर उपहत कारित करने का आशय न हो और न ही उसकी संभाव्यता का ज्ञान हो का प्रावधान है, तथा धारा 24 में किसी व्यक्ति द्वारा जो मत्ता में किया गया अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है का प्रावधान है, जो क्रम से आईपीसी की धारा 87 व धारा 86 के समान है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन कार्यों के खिलाफ निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार मौजूद नहीं है उनका उल्लेख कौन सी धारा के तहत किया गया है? तो वो आपकी भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के तहत किया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से किसके द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है? तो षड्यंत्र के द्वारा ये अपराध किया जा सकता है। और भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन दुष्प्रेरण का अपराध 3 तरीकों से किया जा सकता है, उकसाने द्वारा, षड्यंत्र द्वारा तथा सहायता द्वारा। अतः षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध किया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 45 में दुष्प्रेरण का उपबंध जो आईपीसी की धारा 107 के समान है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को क्या कहा जाता है? तो इसे दुष्प्रेरण कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और ये आपका 21 नवंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला है भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है।
दूसरा है भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। तो इसमें कौन सा सही है? तो ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोनों सही हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसी में है आपका भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। यह धारा कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। भारतीय दंड संहिता की धारा 309 कहती है कि आत्महत्या का प्रयत्न एक अपराध है। तो कथन ए और बी दोनों सत्य हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र का प्रावधान करती है, जो आईपीसी की धारा 120 तक के समान है। आईपीसी की धारा 309 के समतुल्य कोई प्रावधान नहीं है, अर्थात भारतीय न्याय संहिता के तहत आत्महत्या की कोशिश अपराध नहीं है। तो आपका दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है? ऑप्शन है धारा 120 बी, धारा 124, धारा 120 ए और धारा 121 ए। राइट ऑप्शन है धारा 120 ए। आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी में किया गया है, जबकि धारा 120 ए में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा और धारा 121 ए में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के दंडनीय अपराधों को करने का षड्यंत्र और धारा 124 में राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला आदि को दंडनीय बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है? पहला है धारा 122, जिसमें भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना। और धारा 119 धारा 194 में ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहरा कर उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका सिर्फ बी सही है, ए आपका गलत है, बी सही है। ऐसे झूठे सबूत करना या पेश करना 100 जिसमें किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, ये 100 धारा 194 में है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नितेश ने अपने एक प्रकाशित लेख में उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध नफरत एवं मानहानि को फैलाया, उसे निम्न अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। ऑप्शन है युद्ध फैलाने के लिए, दुष्प्रेरण के लिए, राजद्रोह के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है सी, राजद्रोह के लिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 क राजद्रोह को परिभाषित करती है, जिसके अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, दृश्य रूपों द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवसान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह के अपराध को हटा दिया गया है। इसके बजाय धारा 152 में यह निम्नलिखित को दंडित करती है: अलगाव, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को उत्तेजित करना या उत्तेजित करने का प्रयास करना। दूसरा है अलगाववादी गतिविधियों की भावना को प्रोत्साहित करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना। इन अपराधों में शब्दों या संकेतों का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉनिक संचार या वित्तीय साधनों का उपयोग शामिल हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प भारतीय दंड संहिता का एक प्रावधान है जिसे केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में असंवैधानिक होने के रूप में चुनौती दी गई? ऑप्शन है भारतीय दंड संहिता धारा 121, 120 बी, 124, 124 ए। राइट ऑप्शन है डी, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आज की वीडियो आपकी कंप्लीट हो गई। आज की वीडियो आपकी जो पहला टॉपिक था आपका भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न थे आपके। ये आज की क्लास आपकी कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।